अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स है, कूलम्स लॉ, जो हम दो चार्जेस के बीच में रखते हैं, वो वेक्टर के फॉर्म में। अब वेक्टर के फॉर्म में फोर्स F बराबर, हालांकि मैं तो बच्चों को यही रिकमेंड करता हूं कि एक फॉर्मूला आप याद रखें, FAB। जैसे मान लो कोई एक चार्ज है, इस पे Q1 चार्ज है, ये A है, और कोई B पॉइंट पे Q2 चार्ज है, इस पर हमें फोर्स चाहिए, फोर्स हमें इस पर चाहिए, तो क्या लिखेंगे, FAB। इसका क्या मतलब है, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। A पर B की वजह से फोर्स बराबर 1/4 पाई E0 ER Q1 Q2 RAB वेक्टर अपॉन RAB के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि सिर्फ एक फॉर्मूला आप याद रखें, सिर्फ एक फॉर्मूला। इसमें देखो मीडियम का भी आ गया है, वेक्टर का फॉर्म भी आ गया है। अच्छा, RAB वेक्टर, पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ये क्या हो जाएगा, RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर, पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। इससे हमारे, अब अगर पहले हम लगाते थे कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो डायरेक्शन हम सोच के लगाते थे कि लाइक चार्जेस है तो रिपल्सन होगा, अनलाइक है तो अट्रैक्शन होगा, और मैग्नीट्यूड हम फॉर्मूले से निकालते थे। बट वेक्टर के फॉर्म में क्या खास बात है कि हमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों ही पता लग जाता है एक ही फॉर्मूले से। अब मैं बेहतरीन बात इसमें बताऊं कि वेक्टर का फॉर्म तब हम यूज करते हैं जब क्वेश्चन 3D में हो। जब भी क्वेश्चन आपको 3D में दिखे तो एक बार वेक्टर के बारे में जरूर सोचना है। मैंने अपने लिए यही रूल बना लिया है, आप भी अपने लिए एक रूल बना लो कि जब भी 3D का सवाल होगा तो मैं वेक्टर के बारे में एक बार जरूर सोचूंगा। अब इसमें हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अगर मान लो कोई एक चार्ज पार्टिकल है, 2 कूलम है, इसका कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -4, 6, ये कोई P है, छोड़, इस पे एक मान लो चार्ज पार्टिकल है, ये 8 कूलम है, इसका है -3, 2, -4। सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड फोर्स ऑन 8 कूलम, फोर्स ऑन 8 कूलम ड्यू टू 2 कूलम चार्ज। 8 कूलम पे फोर्स बताना है 2 कूलम चार्ज की वजह से। एक बार आप ट्राई कर लें। जैसे 8 कूलम पे निकालना है, इस पर हमें फोर्स चाहिए, तो सबसे पहले इसका नाम कुछ मैं P रख लेता हूं, इसका Q रख लेता हूं। तो हमें फोर्स किस पर चाहिए, फोर्स ऑन Q, किसकी वजह से, P की वजह से। फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई E0 ER Q1 Q2, दूसरा क्या है
आर क्यू पी वेक्टर, आर क्यू पी वेक्टर क्या हो जाएगा, आर क्यू वेक्टर माइनस आर पी वेक्टर। आर क्यू वेक्टर है क्या, -3 टू -4, -3 आई कैप +2 जे कैप -4 के कैप माइनस आर पी वेक्टर क्या है, 2 आई कैप -4 जे कैप +6 के कैप। तो -3 -2 इज -5 आई कैप, 2 + 4 इज 6 जे कैप, -4 - 6 इज -10 के कैप। ये हमारा आर क्यू पी वेक्टर हो गया है। आर क्यू पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूँ मैं तो √a² + b² + c², 25 + 36 + 100, तो ये हो जाएगा हमारा √161। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर क्यू पी वेक्टर अपॉन आर क्यू पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। अब इस फॉर्मूले में हम आर क्यू पी वेक्टर भी पुट कर दें, Q1 Q2 का वैल्यू दिया है, सारा कुछ दिया है, हम वैल्यू पुट कर लें, जवाब आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप समझे तो कूलम्स लॉ का कोई खास बात यूज़ नहीं है, इसमें वेक्टर का यूज़ है कि पोजीशन वेक्टर लिख लें। आप कैसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड निकालना और फॉर्मूले में पुट करना, यही चीज़ है। कोई हमसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, तो उसका जो आई का कंपोनेंट होगा, यहाँ आई जे के तीनों होने हैं, तो जो आई का कंपोनेंट होगा वही उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। ये चीज़ मतलब किसी भी कंपोनेंट आई भी पूछ सकता है, जे भी पूछ सकता है, के भी पूछ सकता है। अगर मैं एक सवाल और वेक्टर से पूछूं, इसे वेक्टर का जिसमें यूज हो जाए, मान लो नीचे एक बेस देते हैं, ये है, इस पे एक चार्ज, नीचे स्क्वायर प्लेट है, साइड ए ले लेते हैं, इसके सेंटर से जस्ट ऊपर ए मतलब इसको √2a ले लो, √2a 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 √2a, इसके ए हाइट पर एक चार्ज पार्टिकल है, इसके कॉर्नर पे Q Q Q Q, यहाँ पे भी Q। हमें फोर्स बताना है इस Q पर इन सब की वजह से, तो मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ, A B C D E। क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑन E ड्यू टू किस किस की वजह से आ जाएगा, A B C एंड D, मतलब नेट फोर्स बताना है Q वाले पे। एक बार आप ट्राई कर लें। अब वेक्टर में मेन खास बात है कोऑर्डिनेट लिखना। अब आप इसको ध्यान से देखें,
मैं कोऑर्डिनेट बना देता हूं। आप इस स्क्वायर का ये √2 है, इसका मतलब ये a होगा, ये a होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हम क्या ले सकते हैं, a 0 0, इसका क्या ले सकते हैं -a 0 0, इसका क्या ले सकते हैं 0 a 0, इसका 0 -a 0। चार्ज पार्टिकल कहाँ है, यहाँ से a हाइट ऊपर, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0 a। ठीक, तो जब हम इस पे मैं लिखूं a b c d now e, तो क्या लिख सकते हो आप कि फोर्स, जो नेट फोर्स आएगा E पर, तो किस किस की वजह से आ जाएगा, फोर्स ऑन E ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन E ड्यू टू B, फोर्स ऑन E ड्यू टू C प्लस फोर्स ऑन E ड्यू टू D। अब फोर्स में कोई खास बात नहीं है, पोजीशन वेक्टर लिखने की बस बात है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू A, हर कोई लिख सकता है RE माइनस RA। RE क्या है, A K कैप, और RA क्या है माइनस A I कैप। पोजीशन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू B A K कैप माइनस RB वेक्टर क्या है माइनस A J कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू C A K कैप माइनस C यहाँ पे है, दैट इज प्लस A I कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू D A K कैप प्लस A J कैप। अब पोजीशन वेक्टर अगर कोई लिख लिया है तो फिर फोर्स लिखना कोई खास बात नहीं है। फोर्स में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F बराबर, फॉर्मूला क्या है, F वेक्टर बराबर K Q1 Q2। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि चार्ज को साइन के साथ पुट करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन में चार्ज को साइन के साथ पुट करना है कि Q1 Q2 अगर R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R का होल क्यू, तो ये सब तो सब में सेम ही होगा। तो क्या ले सकते हैं K Q स्क्वायर, ये तो सब में सेम है। अच्छा, अपॉन मैग्नीट्यूड भी सब में सेम है। आप ध्यान से देखें, मैग्नीट्यूड भी कितना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर √2 है, ये भी सब में क्या है सेम है। और क्या करना होगा, सबका वेक्टर क्या करना होगा, जोड़ना होगा हमें। सबके वेक्टर को अगर मैं ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, AJ ख़त्म, AI ख़त्म, तो कितना हो जाएगा ये 4AK कैप, क्योंकि सारे वेक्टर को हम जोड़ना है तो ये आ जाएगा 4AK कैप। तो ये हमारा जवाब हो गया। हालांकि इसको हम 2D से भी बना सकते हैं, मतलब डायरेक्टली भी बना सकते हैं कि इसकी वजह से हम थीटा ये मान लें और फोर्स लिखें, फिर ये फोर्स लिखें, फिर सबका विजुलाइजेशन थोड़ा परेशानी होगा, बट हम इससे भी कर सकते हैं। लेकिन 3D का क्वेश्चन हो तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, मैं खुद भी इसी से वेक्टर लॉ से ही बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रूल आप अपने लिए बना लें कि जब भी 3D का क्वेश्चन होगा तो हम कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में यूज़ करेंगे, उसमें चार्ज को साइन के साथ पुट करेंगे। अब मेरे मन में कोनिकल से एक दोस्त को सवाल और आ रहा है, तो वो भी मैं आपको करा देता हूं। ना, इस क्वेश्चन में बहुत सी बातें सीखने लायक है। पहली बात जो हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें चार्ज डिफरेंट है लेकिन मास सेम है, तो ये एंगल इक्विलिब्रियम पे सेम होगा या नहीं होगा, इसकी बात कर रहे हैं। आप ध्यान से देखें, चार्ज सेम हो या डिफरेंट हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इधर लगेगा और Fe भी इधर ही लगेगा।
टेंशन mg। आप देखो Fe और mg का जो रिजल्टेंट होगा वही क्या होगा, टेंशन एडजस्ट करेगा। इस तरफ भी दोनों तरफ रिजल्टेंट क्या है, सेम, इसलिए थीटा भी क्या होगा, सेम। अच्छा, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में लेट्स सपोज कि चार्ज अगर सेम होता, मान लो कि चार्ज सेम हो जा, लेकिन मास अगर डिफरेंट होता, लेट्स सपोज m1 m2 अलग अलग है, तो ये थीटा और अल्फा सेम हो, थीटा थीटा ही होता या थीटा अल्फा हो जाता। यहां mg अलग अलग है, इसलिए एक थीटा होगा तो दूसरा अल्फा होगा। तो इससे हमें यह बात समझ में आ गया है कि अगर मास अलग अलग हो तो mg अलग अलग होगा, और mg जब अलग अलग होगा तो दोनों तरफ थीटा क्या होगा, अलग अलग वर्टिकल से हो जाएगा। अब इस सवाल में अगर वो थीटा अल्फा अलग अलग है तो कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। पहले क्वेश्चन में हमने ये दिया है कि अगर m1 ज्यादा है तो इसका मतलब थीटा ज्यादा होगा, या फिर अगर m1 ज्यादा है तो अल्फा ज्यादा होगा। इस दो में से कौन सा सही है ये बताना है। अब एक बात समझना है, इस तरफ से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस तरफ तो ये दोनों तो क्या होगा, बराबर होगा, थीटा दोनों। अगर ये mg मास सेम है, मान लो इसका मास ज़्यादा हो गया है, इसका मास अगर ज़्यादा है तो ये क्या होगा, थोड़ा इस तरफ। अगर इस तरफ हो तो ये थीटा क्या हो गया, कम हो गया है, और ये थीटा क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा है उसका वर्टिकल से थीटा कम होगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, जिसका मास ज़्यादा उसका वर्टिकल से एंगल छोटा, मास ज़्यादा है थीटा छोटा होगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये गलत है। तो इससे मैंने आपको जो सिखाया है वो ये कि अगर चार्ज पे तो डिपेंड करेगा नहीं, चार्ज सिमिलर हो डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मास सेम है तो वर्टिकल से थीटा दोनों ही साइड सेम होगा। अगर मास डिफरेंट है तो दोनों ही साइड वर्टिकल से थीटा अलग अलग होगा। दूसरी बात मैंने इसमें आपको ये भी सिखाया है कि अगर जिसका मास ज़्यादा होगा वर्टिकल से उस साइड का एंगल छोटा होगा, क्योंकि mg उस एंगल को नीचे कर देगा, ये उसमें हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक मैं कुछ इंटीग्रेशन के सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, एक दो इंटीग्रेशन का सवाल। अगर आपको जे एडवांस का फिजिक्स अच्छा करना है तो आपको इंटीग्रेशन की फीलिंग आना जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम बहुत बार कर लिए होते हैं, इंटीग्रेशन क्लास में भी कम से बहुत बार करते हैं, 50 से 100 बार के आसपास, 50-100 अराउंड 100 टाइम्स के आसपास इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। तो इंटीग्रेशन की फीलिंग आना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं एक सवाल इससे करूं, क्वेश्चन नंबर 16 से, मान लो ये कोई रॉड है, लेंथ इसका L है, इसका लैम्डा है चार्ज, लीनियर मास डेंसिटी कूलम पर मीटर, इसकी लंबाई L है। मान लेते हैं यहां से A डिस्टेंस पर जाकर के एक स्मॉल q रखा हुआ है। सवाल है फाइंड फोर्स ऑन स्मॉल q। इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा। उस q पे बताना है। तो वेरिएबल फोर्सेस आप देखो, कहीं भी आप छोटा सा चार्ज एलिमेंट का लो, छोटा सा एलिमेंट लो, तो हर छोटी छोटी एलिमेंट का क्या हो रहा है, दूरी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब फोर्स कैसा है, वेरिएबल। और अगर जब भी फोर्स वेरिएबल हो तो हम इंटीग्रेशन के बारे में सोचते हैं। हमने इसे यहाँ से मान लिया है कि x डिस्टेंस पर जाकर के, यहाँ से आप x डिस्टेंस पर जाकर के एक dx विड्थ ले लें,
dx विड्थ आप मान लें। जब रॉड होगा तो एलिमेंट हम एक dx लेंथ मानते हैं। इस dx लेंथ में हम छोटे से चार्ज dq निकाल ले तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। तो इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ फोर्स कितना हो जाएगा, जो छोटा सा फोर्स df होगा वो हो जाएगा k q1 और q2 dq है k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। dq का वैल्यू पुट कर लें तो k q लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से f तक। x कहाँ से कहाँ है, a से लेकर के a प्लस l तक। ये एक्स स्क्वायर अंदर चला गया है, ओह सॉरी, वैल्यू पुट कर दे तो k q लैम्डा कॉन्स्टेंट को बाहर निकालिए, ये हो गया -1/x a से a प्लस l तक। तो यहाँ से f बराबर हो जाएगा k q लैम्डा 1/a माइनस 1 अपॉन a प्लस l k q लैम्डा a प्लस l माइनस a दैट इज l अपॉन a इंटू a प्लस l। ये हमारा फोर्स हो गया। तो इंटीग्रेशन की फीलिंग जरूर आनी चाहिए, और वो फीलिंग इस हिसाब से आता है कि अगर आपके पास वेरिएबल फोर्स है तो हम x पे जाकर के dx मान के, जब भी हमारा लीनियर मास डेंसिटी होगा तो रॉड में हम एलिमेंट मानते हैं x पे जाकर के dx का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। तो एक बार हम कूलम्ब्स लॉ को समराइज कर लेते हैं। तो अभी क्वेश्चंस हमने लगभग बहुत से वैरायटी हमने टच किए हैं, जितने वैरायटी हम टच कर सकते थे हम सारे वैरायटी को टच किए हैं। वेक्टर फॉर्म मीडियम पे किस तरह से डिपेंड करता है, सिंपल की क्यू इनटू बाय आर स्क्वायर कैसे लगता है, और बहुत सारा मैकेनिक्स हमने उसमें इन्वॉल्व किया है। सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व किया है, काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व किया है, वेरिएबल फोर्सेस को इन्वॉल्व किया है, इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व किया है, 3D के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया है। हमने बहुत सारे वाइड वैरायटी को हमने कवर किया है। लेकिन आप एक बात ध्यान से समझे, इन सारे सवाल में क्या था खास बात, सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस का बीच का फोर्स होता है, वो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। अब इस बात को हम समझ रहे होंगे कि इस चैप्टर से जो रिलेटेड बातें हैं वो कुछ खास बातें नहीं है। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, और इसी एक अलग से फोर्स, जैसे हमारे फिजिक्स में नॉर्मली और कितने सारे फोर्सेस थे, ग्रेविटेशन था, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन था, नॉर्मल था, फ्रिक्शन था। ये 4 फोर्सेस हमें 11th के मैकेनिक्स में लगभग इसका हम यूज करते हैं। एक और फोर्स एक्स्ट्रा आ गया है, अब इसी में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स, बाकी सारे मैकेनिक्स सेम है। आप उसमें काइनेमेटिक्स का इक्वेशन इन्वॉल्व कर लें, न्यूटन्स लॉ लगा ले, फ्रिक्शन लगा ले, वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन बना ले। हमने आज सर्कुलर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन का भी क्वेश्चन किया है। कोई सिंपल सा क्वेश्चन ये भी करा सकता है, ये भी क्वेश्चन एक हो सकता है कि एक सेंटर पे चार्ज है स्मॉल q, हमने यहाँ एक चार्ज रखा है -q, इसका वेलोसिटी बताओ, तो फोर्स क्या हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर। तो ये सर्कुलर मोशन का सिंपल, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का हमने बहुत सारे सवाल किए, बट आपको समझ में आ गया होगा इसमें कोई खास बात नहीं है। ये मैकेनिक्स की तरह, जैसे इस तरह का 4 फोर्सेस था, एक फोर्सेस और एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो गया है, और इसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ को समराइज हमने अभी तक कर लिया है। ये हम कूलम्ब्स लॉ की लगभग सारी बातें हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उसकी भी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, सारे फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगा, सबका प्रूफ दूंगा, और भी जितने शॉर्टकट्स हो सकते हैं वो मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में दूंगा। अब आप अपने बुक से या किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं तो उसके सीट से, डीपीपी से आप कूलम्स लॉ के सारे सवाल कर सकते हैं, और जहां भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।